हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे राफेल मरीन जेट डील को लेकर आई बहुत बड़ी खबर। अजीत डोभाल के दौरे से पहले ही फ्रांस ने इतने विमानों का कर दिया रेट ऑफर। दोस्तों वहीं बताएंगे पाकिस्तान की संप्रभुता पर उठा बहुत बड़ा सवाल। पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह पर सैन्य अड्डा बनाने की योजना बना रहा है चाइना। तो वहीं बताएंगे INS अरिघात के बाद भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ रही है। अब इस नाम की सब मरीन चीन और पाकिस्तान के कभी भी उड़ सकते हैं चीथड़े। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी, पूरे पाकिस्तान को करवा दिया ये रियलाइज। तो वहीं आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों की मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात। साथ ही साथ LPG सिलेंडर को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों मात्र 600 रुपए में मिलने वाला LPG गैस सिलेंडर किसको मिलेगा, दोस्तों कौन है एलिजिबल, सारी जानकारियां आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली और बड़ी खबर की, जहां राफेल मरीन जेट डील को लेकर बहुत बड़ी खबर। अजीत डोभाल के दौरे से पहले फ्रांस ने 26 विमानों का ऑफर कर दिया रेट। जी हां, फ्रांस ने 26 राफेल मरीन जेट सौदे के लिए भारत को फाइनल प्राइस ऑफर कर दिया है। खास बात यह है कि फ्रांस की तरफ से यह कदम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निर्धारित यात्रा से ठीक पहले उठाया गया है। रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया कि प्रोजेक्ट के लिए फ्रांसीसी पक्ष की तरफ से भारतीय अधिकारियों को बेस्ट और फाइनल प्राइस ऑफर किया गया है। साथ ही प्रस्तावित कॉन्ट्रैक्ट में कठिन बातचीत के बाद मूल्य में महत्वपूर्ण कमी की गई है। भारत और फ्रांस 26 राफेल मरीन जेट खरीदने के लिए सौदे पर बातचीत कर रहे हैं। इन्हें INS विक्रांत विमानवाहक पोत और विभिन्न ठिकानों पर तैनात किया जाएगा। दोनों पक्षों ने पिछले सप्ताह भी बातचीत की थी, जब भारत के साथ चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए एक फ्रांसीसी टीम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थी। जी हां, इस सौदे पर भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता के दौरान चर्चा की जाएगी, जहां भारतीय नेता अजीत डोभाल सोमवार को पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्षों से आज मिल रहे होंगे। जी हां, और ये सौदा भारतीय नौसेना के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में ऑल द बेस्ट अजीत डोभाल जी, कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें पाकिस्तान की संप्रभुता पर उठा बड़ा सवाल। पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह पर सैन्य अड्डा बनाने की योजना बना रहा है चाइना। दरअसल पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर चीनी सैन्य अड्डा स्थापित करने की संभावित योजना से देश की संप्रभुता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये बंदरगाह बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले कुछ समय से CPEC की प्रगति धीमी हो गई है और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। इसके चलते चीन पाकिस्तान पर अपने वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए दबाव डाल रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का प्रमुख हिस्सा CPEC है, जिसका उद्देश्य चीन को पाकिस्तान के रास्ते से जोड़कर एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करना है। ग्वादर बंदरगाह इस परियोजना का अंतिम चरण है, जो चीन को अरब सागर तक पहुंच प्रदान करता है और उसके समुद्री व्यापार पर निर्भरता को कम करता है। वह बता दें पाकिस्तान का आर्थिक संकट, पाकिस्तान पर चीन का लगभग 26.6 अरब डॉलर का कर्ज है और इस वित्तीय दबाव ने देश को मुश्किल में डाल दिया है। देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से आर्थिक सहायता मिली है, लेकिन इसके बावजूद चीन के प्रति पाकिस्तान की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने कर्ज को पुनः संरक्षित करने या अन्य वित्तीय व्यवस्था के रूप में समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ग्वादर में एक सैन्य अड्डा स्थापित करने पर विचार शामिल है। ग्वादर में चीन के सैन्य अड्डे की स्थापना से चीन को हिंद महासागर में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए क्षेत्रीय चुनौतियां पैदा हो सकती है। ग्वादर की भौगोलिक स्थिति इसे चीन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना देती है, जिससे वो रणनीतिक रूप से अमेरिका और भारत के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। दोस्तों ऐसे में वाकई में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर सैन्य अड्डा बनाने की योजना भारत के लिए किसी बहुत बड़े खतरे से कम नहीं होने वाला। जबकि रियलिटी देखा जाए तो वो भारत की ही जमीन है और अब भारत की ही जमीन पर आकर चीन भारत को बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं आपको बता दें INS अरिघात के बाद भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ रही सबमरीन वाशगीर। दोस्तों भारतीय नौसेना दिसंबर में अपनी छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वाशगीर को कमीशन करने की तैयारी कर रही है। ये सबमरीन मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL में तैयार की गई है। अभी ये अपने फाइनल टेस्टिंग से गुजर रही है। समुद्री सीमा पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए भारत अभी फ्रांस के साथ 3 और ऐसी पनडुब्बियों के निर्माण पर चर्चा कर रहा है। भारत लगातार हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने की कवायद में जुटा हुआ है। इसी के मद्देनजर लगातार सबमरीन को कमीशन करने की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफे के लिए कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वाघशीर को जल्द कमीशन किए जाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं बता दें जम्मू कश्मीर से राजनाथ सिंह ने
कहा पाकिस्तान से अगर संबंध होते अच्छे तो निश्चित तौर पर भारत बड़ा राहत पैकेज देता। जी हां, पाकिस्तान को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा दावा किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध होते तो भारत पाकिस्तान को IMF से भी बड़ा राहत पैकेज देता। दरअसल जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार प्रसार का कल आखिरी दिन था। प्रचार के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज विधानसभा पहुंचे और वहां एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 2014-15 में जम्मू कश्मीर के लिए घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। ये अब 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये पैकेज पाकिस्तान के IMF से मांगी गई राशि बोले तो राहत पैकेज के रूप में मांगी गई राशि से भी कहीं अधिक है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान का भी जिक्र किया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, हमारे बीच तनावपूर्ण संबंध क्यों है? हम पड़ोसी हैं। अगर हमारे बीच अच्छे संबंध होते तो हम IMF से अधिक पैसे देते। कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर को विकास के लिए धन देता है जबकि पाकिस्तान लंबे समय से वित्तीय सहायता का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए दूसरे देशों से पैसा मांगता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब घाटी में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत को बहाल करने का वाजपेयी का सपना साकार होगा तब कश्मीर फिर से धरती का स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान कभी सुधर पाएगा? इन बयानों के बावजूद भी पाकिस्तान को उसकी रियलिटी दिखाई देगी या नहीं, बताना मत भूलिएगा। और साथ में ये जरूर बताइएगा कि क्या अब पाकिस्तान के साथ भारत को रिश्ते रखने चाहिए या नहीं। तो वहीं आपको बता दें, क्या पाकिस्तान देश में फिर से होंगे चुनाव? क्या लगेगा मार्शल लॉ? सरकार मार्शल लॉ लगाने की बना रही है योजना। फजलुर रहमान ने दिए हैं बड़े संकेत। दोस्तों, जमीयते उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर देश में नए चुनाव की मांग की। उन्होंने पारदर्शी चुनावों की मांग की है और कहा है कि पिछले चुनावों में धांधली के कारण गड़बड़ी हुई थी। फजलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा संसद फर्जी है। वे संविधान संशोधन के माध्यम से देश में मार्शल लॉ लगाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि देश तबाही के कगार पर जा रहा है। वहीं रविवार को फजलुर रहमान ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संविधान संशोधन को समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। JUIF प्रमुख ने कहा कि मौजूदा संसद फर्जी है, इसीलिए उसे संविधान संशोधन के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वे संविधान संशोधन के माध्यम से मार्शल लॉ लगाने की योजना बना रहे हैं लेकिन हमने इसका समर्थन नहीं किया। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए संवैधानिक संशोधनों को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा सरकार की आलोचना भी की। वहीं आपको बता दें, अमेरिका में राइट ब्रदर्स नेशनल मेमोरियल के एयरपोर्ट पर प्लेन हुआ क्रैश, कई लोगों की मौत की खबर। जी हां, अमेरिकी राज्य नॉर्थ कैरोलिना में राइट ब्रदर्स नेशनल मेमोरियल के फर्स्ट फ्लाइट एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है। नेशनल पार्क सर्विस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक हादसा अमेरिकी समय के मुताबिक शनिवार शाम 5 बजे हुआ। तब भारत में शनिवार रविवार की दरमियानी रात के करीब 2:30 बजे थे। जी हां, वहीं आपको बताते हैं, इजराइल ने फिर एक बार कर दी एयर स्ट्राइक। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब इस देश को बनाया निशाना। दोस्तों, हमास और हिजबुल्लाह पर हमले के बाद भी इजराइल शांत नहीं बैठ रहा। रविवार को इजराइल ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया। खुफिया जानकारी के इंटेल प्राप्त लेकर इजराइल ने यमन में हूतियों पर बमबारी कर दी। IDF ने बिजली तेल इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक बंदरगाह को निशाना बनाया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक्सपर्ट जानकारी देते हुए इस हमले की जानकारी दी। इजराइल ने कहा कि हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला किया था। यह कार्रवाई उसी हमले के खिलाफ इजराइल ने की है। इस हमले में कई बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। वहीं बता दें, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की डेड बॉडी मिल चुकी है दोस्तों, लेकिन शरीर पर हमले के एक भी निशान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कैसे हुई उसकी मौत, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई कह रहा है कि ब्लास्ट के झटके की वजह से उसकी मौत हुई है। इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की डेड बॉडी मिल गई। मेडिकल और सुरक्षा टीमों ने नसरुल्लाह के शव को हमले वाली जगह से बरामद कर लिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नसरुल्लाह के शरीर पर हमले के सीधे सीधे निशान एक भी नहीं है। उसकी मौत के पीछे तेज धमाके से हुए ट्रामा को वजह माना जा रहा है। नसरुल्लाह की शुक्रवार रात 9:30 बजे इजराइल के हवाई हमलों में मौत हो गई थी। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया था और इस हमले के 20 घंटे बाद हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अमेरिकी सांसद मार्क केली ने इस मामले में बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि इजराइल ने अमेरिका निर्मित बम से हसन नसरुल्लाह को मारा है। जी हाँ, जिस बम से मारा है वो अमेरिकी निर्मित बम हो सकता है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, फलस्तीन मुद्दे की मुझे परवाह
परवाह नहीं। जी हां, सऊदी क्राउन प्रिंस की ब्लिंकन से बातचीत पर सबसे बड़ा दावा, क्या खड़ा होगा नया हंगामा? बता दे, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फलस्तीन के मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में नहीं रखते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से एक बातचीत में यह कहा था कि वो निजी तौर पर फलस्तीनी मुद्दे की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक ने अपनी एक रिपोर्ट में यह सबसे बड़ा दावा किया है। बता दें, अटलांटिक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस ने यह बयान इस साल जनवरी में ब्लिंकन के सामने तब दिया था जब अमेरिकी नेता सऊदी अरबिया के दौरे पर गए थे। ब्लिंकन और एमबीएस के बीच इस दौरान गाजा में इजराइल के हमले और फलस्तीन मुद्दे पर बात करते हुए हालात सामान करने की संभावना पर चर्चा थी। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ताइवान को मिला चीनी युद्धपोत का काल, अमेरिका ने सौंपी हार्पून मिसाइल अब ड्रैगन की। वाकई में खैर नहीं। जी हां, ताइवान इन दिनों चीन से युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि चीन को मात दे सके। इस बीच ताइवान को अमेरिका से 100 जमीन से लॉन्च होने वाली हार्पून एंटीशिप मिसाइलों का पहला बैच मिला है। यह मिसाइल दुश्मन के जहाजों को पलक झपकते डुबा सकती है। बड़ी बात यह है कि हार्पून मिसाइल को रडार से आसानी से ट्रैक भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह समुद्र की सतह से काफी तकरीबन उड़ान भरती है। अमेरिका ने कई युद्धों और दूसरे सैन्य अभियानों में हार्पून मिसाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा दुनिया भर के दर्जनों देश आज भी इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट को अपनी नौसेना में शामिल किए हुए हैं। दोस्तों, वहीं बता दें, इजराइल लेबनान में बम बरसा रहा था, तो उधर अमेरिका ने सीरिया में कर दिया बड़ा हवाई हमला। 37 आतंकवादियों को एक बार में कर दिया ढेर। जी हां, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली बमबारी के बीच दूसरी ओर अमेरिका ने भी अपनी एयरफोर्स को उतार दिया। अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े आतंकवादी समूह के ठिकानों पर हमले कर दिए। सीरिया में 2 हमलों में चरमपंथी इस्लामिक स्टेट आईएस समूह और अलकायदा संबंधित एक समूह से जुड़े 37 आतंकवादी मारे गए। अमेरिकी सेना ने रविवार को यह जानकारी दी। इसने कहा कि मृतकों में 2 शीर्ष आतंकवादी थे। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान ने आईएमएफ समझौते के तहत खत्म कर दी 1.5 लाख सरकारी नौकरियां, 6 मंत्रालय भंग करने की भी कर दी घोषणा। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी, पाकिस्तान से वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने रविवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए करीब 1.5 लाख सरकारी पदों को समाप्त करने, 6 मंत्रालयों को भंग करने और 2 अन्य का विलय करने की घोषणा की है। ये सभी कदम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ $7 अरब के ऋण समझौते के तहत उठाए जाएंगे। आईएमएफ ने 26 सितंबर को पाकिस्तान के लिए सहायता पैकेज की मंजूरी दी और पहली किस्त के रूप में $1 अरब से अधिक जारी किए। इसके लिए पाकिस्तान ने खर्चों को कम करने, जीडीपी के अनुपात में टैक्स बढ़ाने यानी कर बढ़ाने, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों पर टैक्स लगाने, सब्सिडी सीमित करने और कुछ वित्तीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को सौंपने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मंत्रालयों का आकार छोटा कर रही है, 6 मंत्रालय भंग किए जाएंगे और 2 का विलय किया जाएगा। इसके अलावा करीब 1.5 लाख सरकारी पदों को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार टैक्सों को बढ़ाने पर काम कर रही है। वहीं बता दें, कनाडा में लागू हो गया विदेशी कामगारों पर रोक लगाने वाला नियम। भारतीयों पर क्या पड़ेगा इसका असर? दरअसल कनाडा में अस्थायी यानी कि टेम्परेरी विदेशी कामगारों पर नियंत्रण करने वाले विवादित नियम इसी सप्ताह गुरुवार से लागू हो गया है। इसके तहत अब कनाडा में कंपनियों और बिजनेस को अपने कर्मचारियों का केवल 10% ही कम वेतन वाले विदेशी कामगारों से भरने की अनुमति होगी। इसके पहले कंपनियां 20% तक विदेशी कर्मचारियों को रख सकती थी। ये नया नियम जस्टिन ट्रूडो की सरकार की अप्रवासियों की संख्या कम करने की योजना का हिस्सा है। दोस्तों, आपको बता दें, कनाडा के TFW कार्यक्रम में सबसे ज्यादा योगदान देशों में भारत सबसे आगे है। साल 2023 में कनाडा में 26,495 अस्थायी विदेशी कर्मचारी भारतीय थे। नए प्रतिबंधों के साथ भारतीय कर्मचारियों को अपने विकल्पों को पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। दर्शन महाराजा ने कहा कि भारतीय को अन्य देशों की तरफ रुख करना पड़ सकता है। दोस्तों, वहीं बता दें तो उधर ऋषि सुनक की पार्टी के नेताओं ने उठाई ये मांग। कहा, अवैध प्रवासियों की वापसी के बाद ही भारतीयों को दिया जाए वीजा। जी हां, भारतीयों को वीजा देने पर प्रतिबंध लगाने की मांग ब्रिटेन में उठने लगी है। ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव के 2 नेताओं ने वीजा देने पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने का मुद्दा उठाया है। कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख नेता बनने की दौड़ में शामिल नेता रॉबर्ट्स जेनरिक और केमी बेडनोच ने कहा है कि भारतीयों को वीजा देने और ब्रिटेन में अप्रवासन में कटौती की जाए। वहीं बता दें, अमृतपाल सिंह के पिता अब पंजाब में करने जा रहे हैं ये काम कर दिया। इसको लेकर बड़ा ऐलान। बता दें, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वे एक राजनीतिक दल बनाएंगे जो मानवता के कल्याण के लिए होगी। पंजाब की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले उनका यह फैसला काफी मायने रखता है। जेल में बंद कट्टरपंथी प्रचारक अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि वो सभी के कल्याण के लिए पंजाब में एक
राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद ये ऐलान किया है। पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से सांसद अमृतपाल सिंह इस समय एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। पंजाब के बरनाला, गिद्धड़ बाहा, डेरा बाबा नानक और होशियारपुर की 4 सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों के मद्देनजर तरसेम की यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं बता दें, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद चीन ने इजराइल से कर दी एक खास अपील। लेबनान को लेकर जारी कर दी ट्रैवल एडवाइजरी। दोस्तों, इजरायली बमबारी में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद चीन ने रविवार को संबंधित पक्षों, खासकर इजराइल से पश्चिम एशिया में संघर्ष को अनियंत्रित होने से रोकने के लिए तनाव घटाने के वास्ते तुरंत कार्रवाई करने का आह्वान कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि चीन इस घटना पर करीबी से नजर रख रहा है और क्षेत्र में तनाव बढ़ने से काफी चिंतित है। इसके अलावा चीन ने भी एक सलाह जारी करके अपने नागरिकों से संघर्ष तेज होने के कारण लेबनान की यात्रा न करने के लिए कहा है। वहीं बता दें, नसरुल्लाह के बाद शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर नबील काउक भी मारा गया, इजरायली सेना का सबसे बड़ा दावा। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी महबूबा मुफ्ती के ड्रामे पर हमलावर होती नजर आई है और कह रही है कि नसरुल्लाह की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रही है महबूबा मुफ्ती। आखिर उसने बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप्पी क्यों साधी थी? जी हां, भाजपा ने हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की मौत पर चुनाव प्रचार रद्द करने के लिए महबूबा मुफ्ती पर हमला बोला है। भाजपा की तरफ से कहा गया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत पर आज महबूबा घड़ियाली आंसू बहा रही है, लेकिन यही महबूबा मुफ्ती पिछले महीने जब हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे थे तो चुप बैठी थी। दरअसल पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लेबनान और गाजा के शहीदों, विशेषकर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाते हुए रविवार को अपने चुनाव प्रचार के अभियान को रद्द कर दिया था। बीजेपी कह रही है कि महबूबा मुफ्ती इस मामले पर केवल वोट के लिए बोलती दिखाई दे रही है। अगर उन्हें इतनी ही चिंता होती तो पिछले महीने जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे तब उनकी मानवता कहां चली गई थी? दोस्तों, वहीं बता दें, बलूचिस्तान में पंजाब के 7 मजदूरों की हत्या संदिग्ध आतंकवादियों की कायराना हरकत, सीएम से रिपोर्ट तलब। दोस्तों, पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध आतंकवादियों ने रविवार को कम से कम 7 पंजाबी मजदूरों की हत्या कर दी। ये वारदात अशांत क्षेत्र में इस तरह की हत्या की ताजा घटना है। पुलिस ने बताया कि ये मजदूर पंजगुर शहर के खुदाई आबादन इलाके में एक मकान के निर्माण के लिए काम कर रहे थे। पीड़ित पंजाब प्रांत के मुल्तान जिले के रहने वाले थे और हमले के समय वे दिन भर की मेहनत के बाद एक ही छत के नीचे सो रहे थे। वहीं बता दें, नेपाल में बाढ़ भूस्खलन को लेकर बड़ी खबर। 4 दिन में 170 लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा लापता, 300 से ज्यादा घर डूबे, 16 पुल भी टूटे। दोस्तों, नेपाल में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ गुरुवार से लगातार पानी गिर रहा है। इसकी वजह से पूर्वी और मध्य नेपाल के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ भी आई है। अकेले काठमांडू घाटी में 40 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव की वजह से 55 से ज्यादा लोग लापता हैं और 100 से अधिक घायल हुए हैं। साथ ही कम से कम 322 घर और 16 पुल अब तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दोस्तों, वहीं बता दें, अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लाने वाले मिशन में ही आ गई एक तकनीकी दिक्कत। लेकिन पूरी बात बता दें, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जून से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। उनके साथ नासा के एक और एस्ट्रोनॉट बूच विल्मोर है। दोनों अगले साल फरवरी में धरती पर वापस आ जाएंगे। दोनों एस्ट्रोनॉट्स को लेने के लिए स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया गया है। इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए दोनों की वापसी होगी। मिशन की लॉन्चिंग तो सक्सेसफुल रही, लेकिन फॉल्कन 9 रॉकेट के सेकंड स्टेज में एक दिक्कत आ गई, लेकिन ये ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है और सुनीता व वुच विल्मोर की वापसी इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होने वाली। दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं दोस्तों सुनीता विलियम्स को लेकर कि वो जल्द से जल्द फरवरी मंथ तक भारत के भारतीयों द्वारा दुआओं के बीच वापस लौट आएंगी, तो अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर कर दी बात, जाना सेहत का हाल। दरअसल मंच पर भाषण देते हुए अचानक बिगड़ी कांग्रेसी अध्यक्ष खड़गे की तबीयत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से रविवार को फोन पर बातचीत की और उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। दरअसल जम्मू में चुनावी रैली में बोलते हुए समय खड़गे के चक्कर आने की शिकायत की थी और उन्हें मेडिकल सहायता उपलब्ध करानी पड़ी। कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि खड़गे जसरोटा में सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें बेचैनी महसूस हुई और चक्कर आने लगा। उनके सहयोगियों ने उन्हें कुर्सी पर बैठाने में मदद की। खड़गे विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए रैली को संबोधित करने जसरोटा गए थे। दोस्तों, आपको बता दें, तबीयत बिगड़ने के बाद अचानक खड़गे ने कहा, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, चिंता मत करो। जी हाँ, रैली स्थल पर मेडिकल सहायता मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ेंगे, कुछ भी हो हम इसे छोड़ने वाले नहीं है। मैं 83 साल का हो गया
किया हूँ, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संघर्ष करने का संकल्प व्यक्त किया और कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बेदखल करने तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे। तो दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मंच से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं, लेकिन वही मोदी इतने दयावान है कि उन्होंने खड़गे की तबीयत को बिगड़ता देख उनको खुद फोन पर बातचीत करके उनका हाल चाल जाना। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं ये दरिया दिल्ली किसी और में नहीं हो सकती तो मोदी है तो मुमकिन है, कमेंट में अवश्य कहिएगा। वहीं आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार संसद में लाएगी बिल, आखिर कब से होगा लागू? दरअसल एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार संसद में बिल लाने की तैयारी में है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक 3 बिल सरकार लाएगी, जिसमें 2 संविधान संशोधन बिल होंगे। हालांकि यह अभी तय नहीं है कि यह बिल सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाएगी या बजट सत्र में लाएगी। इसको लेकर जल्द ही सरकार के स्तर पर फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। कमेटी की रिपोर्ट में 2 चरणों में चुनाव की सिफारिश की गई है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराने की सिफारिश कमेटी ने की है, तो वहीं दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाने की सिफारिश कमेटी ने की है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी का बागी नेताओं पर बड़ा एक्शन, रणजीत चौटाला समेत 8 को पार्टी से निकाला बाहर। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने बागी नेताओं पर कड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर 8 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इन नेताओं में संदीप गर्ग, रणजीत चौटाला, जिलेराम शर्मा, देवेंद्र कादयान, बच्चन सिंह आर्य का नाम शामिल है। वहीं बता दें, तमिलनाडु के नए डिप्टी सीएम बने उदय निधि सेंथिल बालाजी समेत 4 मंत्रियों ने ली शपथ। दोस्तों तमिलनाडु में वी सेंथिल बालाजी सहित 4 नए कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार को शपथ ली। परिवहन विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद रहे सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले जमानत पर रिहा किया है। राज्यपाल RN रवि ने राजभवन में दोपहर करीब 3:30 बजे आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं उदयनिधि स्टालिन को राज्य का नया डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं बता दें, इस फेस्टिवल सीजन के लिए अघोषित हुई विशेष ट्रेनें दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के लिए मिलेगी कंफर्म टिकट। दोस्तों दुर्गा पूजा व दीपावली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इससे त्योहारी सीजन में वेटिंग से यात्रियों को राहत मिलेगी। 09031 बांद्रा गोरखपुर वाया लखनऊ स्पेशल 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलाई जाएगी। वापसी में 09032 गोरखपुर बांद्रा स्पेशल 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर शनिवार को लखनऊ होकर बांद्रा पहुंचेगी। बाकी सारी जानकारियां हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप सब देख पा रहे होंगे। अब आपको कंफर्म टिकट मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं आपको बता दें, सरकार ने कर दिया बड़ा फैसला, अब केवल 600 रुपए में मिलेगा LPG गैस सिलेंडर। क्या है पूरी जानकारी, इसको लेकर आपको बता दें, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2016 में महत्वपूर्ण गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाना है। सरकार के द्वारा इस योजना का लगातार विस्तार किया जा रहा है और 75 लाख में कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसका निर्धारित लक्ष्य लगभग 10 करोड़ 35 लाख तक के सिलेंडर का लाभ उपलब्ध करवाना है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा नियमित रूप से गैस सिलेंडर की कीमतों को संशोधित किया जाता है और वर्तमान समय में गैस भरवाने पर आपको 300 रुपए की सब्सिडी ऑफर की जा रही है। इसका अर्थ यह है कि 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर जो सामान्यतः 903 रुपए का है, जिसके तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर केवल 600 में प्राप्त होने वाला है। आपको बता दें कौन ये सिलेंडर ले सकता है 600 रुपए में। दरअसल आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल महिलाओं को दिया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL की श्रेणी में आते हो, यानी उज्ज्वला 2.0 में ये शर्त थोड़ी दर्ज करी गई हो। परिवार में पहले से कोई LPG गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बाकी सारी जानकारी आप देख ही पा रहे होंगे। तो वहीं अक्टूबर के महीने में 15 दिन बंद रहने वाले हैं। बैंक RBI ने जारी कर दी छुट्टियों की पूरी लिस्ट, जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। दोस्तों 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच ये सारी छुट्टियां, कब कब सरकारी छुट्टी बैंकों में रहने वाली है, ये सारी जानकारी दोस्तों हमने आपको बताया। कैसी लगी है कमेंट में बताना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर यानी X पर। दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।